अच्छा, ऑल्टरनेटिंग करंट की बेसिक्स। जो रिवर्स डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट है, करंट दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो आप कह लो। और नॉर्मली उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 50 to 55 हर्ट्ज, यानी 1 सेकेंड में वो 50 to 55 टाइम्स बैक एंड फोर्थ मूव कर सकता है। और उसका जो ग्राफ होता है, अच्छा एसी जनरेटर में आपने इसका ग्राफ भी ड्रॉ किया होगा, उस ग्राफ में कोई कंफ्यूजन? क्योंकि ग्राफ उसमें जो है वो एंगल वाइज ड्रॉ होता है, उसमें कि आपके पास जैसी रोटेशन होती है उसके अकॉर्डिंगली आप ग्राफ ड्रॉ करते हो। लेट्स सपोज अगर आप उसकी मोशन की बात कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो अगर आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखो, तो नॉर्मली हम करंट को यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव लिखते हैं। नेगेटिव का रेफरेंस सिर्फ ये होता है कि डायरेक्शन रिवर्स हो रही है। अदरवाइज करंट की वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड वाइज पॉजिटिव है, डायरेक्शन सिर्फ रिवर्स होती है। और नॉर्मली अगर आप उसकी करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली ग्राफ को ड्रॉ करते हो, तो वो सिंपल एक साइन वेव की फॉर्म में बनता है, जिसमें आपको ये आइडिया होता है कि मैक्सिमम होगा एक पॉइंट पे, करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर जाएगा, और फिर जब डायरेक्शन चेंज होगी तो वो दोबारा अपनी मीन पोजीशन से पास होगा, और देन फिर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, वहां पर भी उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा एक पॉइंट पर। इसलिए नेगेटिव की डायरेक्शन जो है वो सिर्फ आपको उसका ऑपोजिट डायरेक्शन को शो करती है। बाकी उसका कॉन्सेप्ट जो है वो ही सेम मैग्नीट्यूड वाला है जिस तरह से आपके पास पॉजिटिव साइड पर था। और दूसरा ये कि एसी और डीसी में आपके पास डायरेक्शन का डिफरेंस आ गया। रोटेशन में हम इसमें एक में स्लिप रिंग्स यूज करते हैं, एक में स्प्लिट रिंग्स यूज करते हैं। तो दोनों को डिफरेंट यूज करने का रीजन यही है आपके पास, क्योंकि दोनों की वर्किंग बिल्कुल डिफरेंट है। और बाकी अगर आप इसमें देखो, तो इसमें कुछ आपके पास नई क्वांटिटीज आपको मिली होंगी, जिस तरह से पीक वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, और ये सारे कॉन्सेप्ट थोड़े से डिफरेंट लगे होंगे कि पता नहीं किस तरह से आपके पास कंप्लीट होंगे। और इसमें टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और ये सब कॉन्सेप्ट भी जो आपने वेव्स में पढ़ा था, वो वेव्स वाला कॉन्सेप्ट भी सब यहाँ पे दोबारा से रिपीट होगा। और जिस तरह से फ्रीक्वेंसी का आपको फॉर्मूला याद होगा, फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड। तो ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी इसमें ऑल्ट्रेशन होती रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सिंपल हमने वेव्स को सॉल्व नहीं करना है, हमने करंट को भी यहाँ पे इन्वॉल्व करना है। अब लेट्स सपोज अगर आप इसमें एक बेसिक फॉर्मूला चेक करो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट के लिए। अच्छा, आप इस वेव को साइन वेव भी कह सकते हो, वरना नॉर्मली इसके लिए साइनसोइडल वेव का नाम भी यूज होता है। तो जब हम इसमें नॉर्मल करंट फाइंड आउट करेंगे, करंट फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला होगा वो इक्वल होगा आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसमें जो आई और आई नॉट है, आई और आई नॉट का डिफरेंस बेसिकली ये होगा कि जो आई हम फाइंड आउट करें, ये नॉर्मल करंट की वैल्यू है जो हमें फाइंड आउट करनी है किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर। और जो आई नॉट होगा, आई नॉट आपको रिप्रेजेंट करेगा पीक वैल्यू, यानी जो मैक्सिमम वैल्यू है जो आपको यहाँ से मिल रही होगी। ये आपके पास पीक वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी, यहाँ से आपको पीक वैल्यू मिल जाएगी। तो आई नॉट जो है वो पीक वैल्यू को डिस्क्राइब करेगा, सिंपल। और बाकी जो एंगल का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पर वेव्स का जो एंगल होता है, जिस तरह से मोटर एसी जनरेटर में भी देखा होगा, 0, 90, 45 मल्टीपल एंगल्स बन सकते हैं, लेकिन हम उसमें सिर्फ फेमस एंगल्स को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी सिंपल आपके पास एंगल का जो कॉन्सेप्ट है, अगर एंगल गिवन नहीं है तो आप उसको ओमेगा टी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। और ओमेगा किसको रिप्रेजेंट करेगा? नॉर्मल एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी होती है, और यहाँ पर क्योंकि एंगल का कॉन्सेप्ट है तो ओमेगा का सिंबल यूज होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए।
और टी जो है वो सिंपल टाइम है, तो उसमें कुछ ऐसा नया कॉन्सेप्ट नहीं है, वो हमारे पास पुराने कॉन्सेप्ट है सेम। और इसी तरह से अगर आपके पास साइनसोइडल वेव हो और उसी साइनसोइडल वेव में आपने वोल्टेज फाइंड आउट करना हो, तो वोल्टेज के लिए भी फॉर्मूला सेम यूज होगा, सिर्फ आई को आप रिप्लेस कर दोगे वी से। वी इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, नॉर्मली जो ओमेगा हम यहाँ पर लिख रहे हैं, अब ऐसा नहीं होता कि ओमेगा की वैल्यू कभी डायरेक्ट गिवन हो, कभी ऐसा होता है कि इनडायरेक्ट वैल्यूज भी गिवन होती हैं। तो अगर आपने ओमेगा को फाइंड आउट करना हो, तो एंगुलर आपके पास फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने का सिंपल मेथड है 2 पाई एफ। तो जो भी सिंगल आपके पास नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होगी, उसे आप 2 पाई से मल्टीप्लाई कर लोगे, क्योंकि 2 पाई में आपके पास एक कंप्लीट हो जाता है, एक साइकिल कंप्लीट होगा। अच्छा, ग्राफ जो है वो हम ये एसी के ग्राफ की बात करें, जो ये यहाँ पर स्टार्ट में हमने ड्रॉ किया है। तो इस वेव को साइनसोइडल वेव भी कहते हैं, वरना नॉर्मल एसी के लिए भी हम ग्राफ लिखते हैं। और ओमेगा आपके पास 2 पाई एफ के इक्वल होगा सेकंड, अगर आप एफ को रिप्लेस करते हो 1/t से, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई ओवर टी भी लिख सकते हो। डिपेंड करता है आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, किस तरह से आपसे पूछा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बेसिक सिर्फ फॉर्मूला की रेफरेंसेस हैं, और कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो थोड़े से आपके पास बिल्कुल फ्रेश होंगे, जिस तरह से एक रूट मीन स्क्वायर करंट और वोल्टेज का कॉन्सेप्ट है, जिसे आप आर एम एस लिखते हो, रूट मीन स्क्वायर करंट एंड वोल्टेज। तो अब ये जो रूट मीन का कॉन्सेप्ट है, नॉर्मल अभी हमने देखा कि पीक वैल्यू तो हमें समझ आ गई कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, और इसी तरह से वोल्टेज की वैल्यू भी जो है वो हमें मैक्सिमम से मिल जाएगी। अब इस आरएमएस की वैल्यू को जो है वो हम कैसे फाइंड आउट करें, या ये आरएमएस की वैल्यू जो है वो इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम डीसी और एसी को कंपेयर करते हैं, ठीक है, अब लेट सपोज हम इसमें बात कर रहे हैं एक जगह पर डीसी, और इसी के साथ आप एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हो एसी का। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट आ गया डीसी का और एक कॉन्सेप्ट आ गया एसी का। अब बेसिकली जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज होती हैं वो आपको ये रिप्रेजेंट करती है कि जब आप डीसी करंट की बात कर रहे हो, तो डीसी करंट में भी जब करंट फ्लो होगा आपके पास कॉइल में, तो उसमें एक आपको हीटिंग इफेक्ट मिलेगा। तो एक हीटिंग इफेक्ट हमें मिल रहा है डीसी में, और वो हीटिंग इफेक्ट इसलिए मिल रहा है क्योंकि जब चार्जेस फ्लो करते हैं वायर से, तो रेजिस्टेंस की वजह से आपके पास वहाँ पे थर्मल एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है, वो हीटिंग इफेक्ट हम उसी को कहते हैं सिंपल। तो वो आपके पास जो भी करंट या वोल्टेज की वैल्यू होगी वहाँ पे स्पेसिफिक, जो भी हमारे सर्किट में हम यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से जितना भी हीटिंग इफेक्ट वहाँ पे प्रोड्यूस होगा, वो हमारे पास अभी डीसी के लिए हो गया। ठीक है, और उसको हम पावर डेसिपेशन भी कहते हैं, पी इज इक्वल्स टू वी आई का जो फॉर्मूला यूज करते हैं, जो भी पावर लॉस फाइंड आउट हो रहा है हमारे पास वो फाइंड आउट करने के लिए। तो सेम आपके पास जो हीटिंग इफेक्ट है, तो जो डीसी की वैल्यू होगी वो, और जो एसी की वैल्यू होगी वोल्टेज और करंट की, आपने वो स्पेसिफिक वैल्यू की यहाँ पर आप बात कर रहे हो कि जिस पर आपको सेम हीटिंग इफेक्ट मिले। ठीक है, आपने देखो पहले डीसी की बात की, डीसी में सिंपल करंट फ्लो कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि इसमें सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करता है, और फ्लो करने में हो ये रहा है आपके पास कि रेजिस्टेंस की वजह से हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। फिर आपने एसी को देखा, एसी में भी आपके पास जब करंट फ्लो करता है तो वहां पर भी हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो आपके पास वो एक फिक्स वैल्यू, ठीक है, मतलब दोनों में आपके पास कोई ना कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी जिसपे दोनों का हीटिंग इफेक्ट सेम होगा। तो वो वैल्यू को आप कहते हो रूट मीन स्क्वायर करंट, या रूट मीन वोल्टेज की वैल्यू, आरएमएस वैल्यू। तो वो करंट की भी हो सकती है, वो वोल्टेज की भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है,
कोई कंफ्यूजन? मतलब वो सिंगल नहीं सर, वैल्यू। यहाँ तक ठीक है। ठीक है, क्योंकि वो सिंपल वैल्यू जहाँ पे दोनों का हीटिंग इफेक्ट आपको सेम मिल रहा हो। अब आप सिंपल इसको करंट के लिए लिखोगे अगर, और अगर इसे फाइंड आउट करना है, उसका फॉर्मूला क्या यूज करते हो? अगर लेट सपोज क्वेश्चन में आपके पास पीक वैल्यू गिवन हो और वो आपसे कहें कि आप इसकी आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करो, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? ठीक है, तो यहाँ पर सेम पावर इन अ रेजिस्टर का कॉन्सेप्ट यूज करें। इन शॉर्ट उसका मतलब यही है कि हम हीटिंग इफेक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला यूज होगा वो फॉर्मूला इस तरह से होगा। आपके पास अगर आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रिक करंट की, तो वो सिंपल इक्वल होगी, जो भी पीक वैल्यू होगी उसे आप डिवाइड करोगे अंडर रूट 2 से। वरना आप इसको ऑपोजिट भी कह सकते हो कि अगर आपने पीक वैल्यू को फाइंड आउट करना हो, तो पीक वैल्यू को सिंपल आपने अगर फाइंड आउट करना है तो आप आरएमएस वैल्यू को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप यूज करोगे आरएमएस और पीक वैल्यू के लिए। अब सेम आप जब वोल्टेज की बात करोगे, और इसमें एक फिक्स वैल्यू भी यूज करते हैं, क्योंकि नॉर्मल अब हमारे पास यहाँ पर कोई ना कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू होनी चाहिए जिस पर ये हमें वैल्यू सेम मिल रही हो दोनों की, एसी और डीसी के हीटिंग इफेक्ट की। तो नॉर्मली ये होता है कि जब हम करंट की बात कर रहे हैं तो इस करंट की वैल्यू 70% होती है, यानी आरएमएस की जो वैल्यू हम बात कर रहे हैं वो 70% होती है पीक वैल्यू की। मतलब जो भी आपके पास पीक वैल्यू, अगर लेट सपोज आपके पास 10 एक वैल्यू आ रही है पीक वैल्यू में, 10 एम्पेयर, तो उसका जो 7 एम्पेयर होगा, तो 7 एम्पेयर उसकी होगी आरएमएस वैल्यू, यानी उसका 70%। ठीक है, और दूसरे वर्ड्स में आपके पास बुक में कहीं पर ऐसा भी आपको लिखा हुआ मिलेगा कि 0.707 टाइम्स पीक वैल्यू। तो इसका भी मतलब वही हुआ, 70% राउंड ऑफ बन रहा है। ठीक है, तो ये सारी बातें एक ही चीज को एक्सप्लेन कर रही है। और फिर आप वोल्टेज की तरफ जाओगे तो आरएमएस वोल्टेज को भी आप इसी तरह से डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, बस उसमें फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। उसमें आप आई की जगह पर वी आर एम एस यूज कर लोगे। वो इक्वल होगा V0/√2। और नॉर्मली अगर आप इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सिंपल हो जाएगी अब आपके पास। अच्छा, इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अब लेट सपोज हमने एक वेव कंसिडर की रैंडम अपनी मर्जी से, और यहाँ पर वाई एक्सिस पे हमने कंसिडर किया वोल्टेज, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया टाइम। अच्छा, अब जो पीक वैल्यू होगी, पीक वैल्यू तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये हो गई इसकी पीक वैल्यू जो बिल्कुल इसके मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को टच कर रही है। और अगर आरएमएस वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी हो तो ऑलमोस्ट इसके 70% पे आपको इसकी आरएमएस वैल्यू मिल जाएगी। तो ये इसकी आरएमएस वैल्यू होगी, और ये इसकी पीक वैल्यू होगी। तो ये इसकी एक शॉर्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी। ठीक है,
अच्छा, अगर एक एक सिंपल सा यहाँ पर क्वेश्चन हो, और क्वेश्चन आपके पास ये है कि एक ऑल्टरनेटिंग करंट है आई, और उसके लिए आपको इक्वेशन दी है, और उसकी इक्वेशन ये है कि आई इज इक्वल्स टू 410 साइन 100 पाई टी। ठीक है, ये आपको इक्वेशन दी है करंट के लिए, और आपके पास जो है वो टाइम जो है वो उसमें सेकंड्स में है, करंट जो है वो एम्पेयर में। आपने यहाँ पर आरएमएस करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो सिंपल, आप इसको इक्वेशन से कंपेयर कर लोगे तो आपको आई नॉट की वैल्यू ऑटोमेटिक मिल जाएगी इक्वेशन से ही। आपको खुद से कुछ भी फाइंड नहीं करना पड़ेगा। तो आरएमएस का भी हमने फॉर्मूला लिखा था कि आई आर एम एस इक्वल होगा आई नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। ठीक है। तो सिंपल, अब आपको ना पूरी इक्वेशन भी नहीं सॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको इक्वेशन से कंपेयर कर लिया। तो 410 जो है वो आई नॉट की वैल्यू है। तो आई नॉट इज इक्वल टू 410 एम्पेयर। तो सिंपल, आप 410 यूज करोगे यहाँ पर, और उसे डिवाइड कर लोगे अंडर रूट 2 से। ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास आई आर एम एस की। ठीक है। और राउंड ऑफ इसका आंसर 289 पॉइंट कुछ आ रहा है। राउंड ऑफ अगर लिखें तो 290 एम्पेयर हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो ज्यादातर एमसीक्यूज में आपके पास होते हैं, तो उसमें हमें लगता है कि पता नहीं क्या फाइंड आउट करना है, इतनी मुश्किल इक्वेशन दे दी। लेकिन उसमें होता कुछ भी नहीं है, आई नॉट की वैल्यू को बस आपने चेक करना होता है। और उसके अलावा आपके पास बाकी कॉन्सेप्ट कौन से हैं? अच्छा, एक आपके पास पीक वैल्यू हो गई, और एक आपके पास पीक टू पीक वैल्यू का कॉन्सेप्ट है। तो पीक टू पीक वैल्यू में भी ये होता है कि आप एक पीक को जो है वो दूसरी पीक तक का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, तो वो आपके पास पीक टू पीक वैल्यू होगी। और आरएमएस हमने चेक कर लिया कि आरएमएस हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? तो नहीं, नहीं, फिलहाल तो नहीं। ये आप रिकॉर्ड कर लेना, कि आप प्लीज ग्रुप पे भेज दीजिएगा। ठीक। अच्छा, और इसको अगर हम इसमें फर्दर देखें कॉन्सेप्ट, तो एक इसमें इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और है, फेज लैग और फेज लीड का। अच्छा, अब आप ये फेज लैग और फेज लीड का जो कॉन्सेप्ट है, ये आप समझ लो दो वेव्स की, अगर आप रेस को कंपेयर करो, कि अगर आपके पास दो वेव्स मूव कर रही हैं अपनी अपनी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली, तो उनमें से कोई एक वेव आपके पास लीड कर रही होगी, कोई एक वेव लैग कर रही होगी। तो ये कॉन्सेप्ट इसी तरह से बन रहा है। आपने प्रीवियस जो है वो वेव्स के बारे में जितना भी पढ़ा होगा, कि वेव आपके पास जो है वो क्रस्ट ट्रफ, और एक अगर क्रस्ट है दूसरे क्रस्ट के साथ कंबाइन हो रहा है तो उसमें इंटरफेरेंस भी होता है, सुपरपोजिशन भी होती है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। और नॉर्मली जो अभी हमने पीछे इक्वेशन भी लिखी, उसमें भी हमारे पास एंगल का कॉन्सेप्ट आया था, sin ओमेगा टी। तो एंगल आपके पास इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप इसमें फेस को चेक करना चाहते हो, कि जब आप ये मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हो यहाँ पर, तो ये मैक्सिमम फेस आपके पास 90 डिग्री पे आपको मिल रहा होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एंगल बिल्कुल 90 डिग्री का बनता है रोटेशन के वक्त। तो मैक्सिमम पीक आपको 90 पे मिल रही होगी। ठीक है। और ये वाली पीक होगी आपके पास पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर की साइड हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं।
और इससे आप थोड़ा सा और आगे जाओ, तो 90 के बाद स्टार्टिंग आपने किया जीरो, जीरो से आपने 90 रोटेट किया, 90 से फिर आप आए 180 पर, और 180 के बाद आप जाओगे 270 पर। तो यहाँ पर जो एंगल होगा वो 270 होगा। और 270 का मतलब ये है कि ये पीक हमारे पास नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव तो ऊपर बन गई, नीचे हो गई नेगेटिव। तो ये आपके पास इस तरह से फेज हम ड्रॉ करते हैं। फेज का मतलब ये है कि वेव का एंगल क्या है, किस एंगल से वो मूव कर रही है, तो वो उसके फेज को एक्सप्लेन करती है। अब नॉर्मल अगर हम दो फेज को कंसिडर करें, अब लेट सपोज हम एक ही ग्राफ पर दो वेव्स को ड्रॉ करते हैं और उन्हें कंपेयर करते हैं कि उसमें से कौन सी वेव जो है वो लीड कर रही है और कौन सी जो है वो लैग कर रही है। तो यहाँ पर लेट सपोज हमारे पास एक वेव आ गई फर्स्ट, सिंगल वेव आ गई, ये फर्स्ट वेव है, और इसी के साथ हम इसे कंपेयर करते हैं सेकंड वेव के साथ। और सेकंड वेव जो है वो यहाँ से स्टार्ट कर रही है डाउनवर्ड। अच्छा, पहले तो यहाँ पर आपने ये बताना है कि नंबर ऑफ वेव्स कितनी है टोटल। सोर्स दो है, मतलब एक सोर्स हमारे पास ये ब्लू है और एक सोर्स हमारे पास ये ग्रीन वेव है। तो ये तो हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स एक तो अलग चीज है। अगर हम एक सिंगल वेव की बात करें, तो एक सिंगल वेव में हमारे पास एक ही वेव कंप्लीट हो रही है, यानी नंबर ऑफ वेव्स वन है। अगर आप ग्रीन की बात करो तो ग्रीन में भी एक वेव जनरेट हो रही है, और ब्लू की बात करो तो ब्लू में भी एक वेव जनरेट हो रही है, क्योंकि एक क्रस्ट है एक ट्रफ है। अब यहाँ पे अगर आप एंगल की मार्किंग करो, और एंगल की मार्किंग करने के बाद फिर आप उन दोनों को कंपेयर करते हो एक दूसरे से, तो फिर आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कौन सी वेव जो है वो लीड कर रही है और कौन सी जो है वो लैग कर रही है। अब लेट सपोज अगर आप सबसे पहला कॉन्सेप्ट देखो, और यहाँ पे एक एंगल मार्क करते हैं। अब देखो ये वाला पॉइंट जो है वो थोड़ा सा आगे पीछे बना है, खैर वो उतना मसला नहीं है। लेकिन अगर हम इस पॉइंट पर देखें तो ग्रीन जो वेव थी, जो हमारे पास वेव नंबर टू है, उसका एंगल कितना है, जीरो, जो ग्रीन वाली वेव है। लेकिन अगर आप उसी पर बात करो अगर ब्लू वेव की, तो ब्लू वेव किस पॉइंट पर है, वो मैक्सिमम पे उसका एंगल 90 डिग्री है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पॉइंट पे हमने उसे कंपेयर किया, और एक पॉइंट पे कंपेयर करने पे हमने देखा कि जो ग्रीन वेव थी वो जीरो पॉइंट पर है, मतलब 0 डिग्री एंगल पर है, और जो ब्लू वेव है वो 90 डिग्री पर। तो यहाँ पर कौन सी वेव लीड कर रही है, वेव वन या वेव टू। वेव वन। वेव वन, क्योंकि वेव वन ब्लू है और उसका 90 डिग्री आपके पास फेज जो है वो उससे ग्रेटर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट पॉइंट पर हमने जो कंपैरिजन किया, तो यहाँ पर जो ब्लू वेव है, ब्लू वेव जो है वो लीड कर रही है, और लीड बाय उसका जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ठीक है, आप 90 डिग्री लिख सकते हो, पाई बाय टू भी लिख सकते हो, अगर रेडियंस में लिख रहे हो तो आप इसे पाई बाय टू भी लिख सकते हो। और इसी तरह से अगर आप फर्स्ट पॉइंट पे भी कंपेयर कर सकते हो, अगर आप इसको बिल्कुल पहले फर्स्ट पॉइंट पे कंपेयर करना चाहो, तो अब यहाँ पर जो है वो ब्लू वाली वेव जीरो पर है। तो यहाँ पे ब्लू वेव आपको जीरो पर मिल रही है, और ग्रीन वाली जो है वो मैक्सिमम पे मिल रही है। मतलब उसका उसी तरह से 90 का कॉन्सेप्ट बन रहा है, लेकिन अब उसे 90 नहीं लिखेंगे, 270 रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर ही डिस्कस किया था कि वो नेगेटिव साइड 270 पे बनता है। और रेडियंस में लिखना चाहो, 3 पाई बाय 2। तो इस पॉइंट पर जो है वो ग्रीन वेव
लीड बाय 3 पाई बाय 2। अच्छा, आप या तो चाहो लीड के रेफरेंस से लिखो या चाहो तो लैग के रेफरेंस से लिख लो। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं। ठीक है, इसमें बाकी आपको जो है वो बुक में भी आपके पास डायग्राम है, वहाँ पे हर एक स्पेसिफिक एंगल को मार्क किया हुआ है। वो आप किसी भी पॉइंट पे मार्क कर लो तो आपको लीड और लैग मिल जाएगा। कुछ पॉइंट पर सेम भी होंगे, वो ऐसा नहीं है कि कुछ पॉइंट पर नहीं सेम हो। जैसे ये पॉइंट है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सेम पोजीशन पर है, सेम पोजीशन पर है। तो यहाँ पर आपके पास कोई भी फेस का डिफरेंस नहीं होगा, तो यहाँ पर इनका फेस सेम होगा, ठीक है। और जहाँ पर फेस का डिफरेंस था वो हमने देख लिया कि किस तरह से। और इसके बाद इसमें जो रेजिस्टर के थ्रू आप ऑल्टरनेटिंग करंट को डिस्कस करते हो वो इंक्लूड है इसमें। कैपेसिटर के थ्रू जब आप डिस्कस करते हो वो इंक्लूड है।